दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना आंग्ल फ्रेंच राइवलरी एवं कर्नाटक के युद्धों के विषय में। आज हम अंग्रेजों की बंगाल विजय प्लासी व बक्सर के बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी के बंगाल के अंतर्गत वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं बांग्लादेश सम्मिलित था। बंगाल एक समृद्ध प्रांत था जो कच्चे उत्पादों के साथ व्यापार जैसे सोना, चावल, नील, काली मिर्च आदि के साथ कृषि कार्यों हेतु प्रसिद्ध था। मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान घोषित किया गया, जो 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजा सिंहासनारूढ़ हुआ एवं उसने 14 वर्षों तक शासन किया। सुजा की मृत्यु के पश्चात मुर्शीद कुली खां के पुत्र ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, परंतु एक वर्ष पश्चात ही अली वर्दी खान ने तख्ता पलटकर बंगाल के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अली वर्दी खां एक समझदार व चतुर प्रशासक था। उसके शासनकाल में बंगाल ने व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्रों के साथ कला व संस्कृति में भी व्यापक प्रगति की। वह बंगाल में तीव्र आर्थिक प्रगति की। 1717 में फर्रुखसियार के फरमान के पश्चात बंगाल में कंपनी ने निरंतर व्यापार का विस्तार किया एवं कंपनी के एजेंटों ने निजी व्यापार हेतु दस्तक अर्थात व्यापार विशेषाधिकार, जिसके कारण उन्हें चुंगी पर छूट मिलती थी, का भी भरपूर लाभ उठाया। इस प्रकार उन्होंने धन कमाया तथा इस धन कमाने के एवज में उन्होंने घोर भ्रष्टाचार भी किया। लेकिन 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। वह सिराजुद्दौला नवाब बना। नया नवाब जश्नी, भोगविलासी एवं चरित्र से कमजोर व्यक्ति था, जिसके ऊपर समय समय पर विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहने के आरोप लगते रहते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियां आंतरिक भी थी एवं बाह्य भी। आंतरिक रूप से नवाब को आंतरिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसमें घसीटी बेगम, सुजा आदि उसके प्रतिद्वंदी उसे सिंहासन से हटाकर उसके स्थान पर नवाब बनना चाहते थे। इसके अलावा एक समूह जो कि आंतरिक षड्यंत्रकारियों का था, जिसमें मीर जाफर एवं दरबारी लोग थे, वो उसके खिलाफ निरंतर षड्यंत्र कर रहे थे। इसके अलावा विद्रोह की समस्या से भी बंगाल ग्रसित था। पूर्णिया के नवाब ने जैसे ही अली वर्दी खां की मृत्यु होती है, पूर्णिया के नवाब के द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि वह स्वतंत्र है। उसी क्रम में हम देखते हैं कि नवाब ने पूर्णिया के नवाब को मनिहारी के युद्ध में परास्त किया एवं इस समय ही सिराजुद्दौला की पावर और प्रेस्टीज में काफी वृद्धि हुई। लेकिन इसके साथ ही उसका कंपनी के साथ एक न थमने वाला संघर्ष प्रारंभ हो गया। कंपनी से उसके संघर्ष का प्रमुख कारण दस्तक का दुरुपयोग, अर्थात जो विशेषाधिकार कंपनी को प्रदान किया गया था उसका अधिकांशतः कंपनी के एजेंटों के द्वारा निजी रूप से उपयोग किया जा रहा था, जिसके कारण राजस्व की हानि हो रही थी और नवाब इस बात को लेकर काफी चिंतित था। दूसरा, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र एवं विरोधियों का समर्थन। नवाब ने देखा कि कंपनी लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन कर रही है जो उसके शासन और सत्ता को खतरा पहुंचाने की एवं चोट पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जैसे घसीटी बेगम को दिया जाने वाला समर्थन, इसके अलावा अन्य ऐसे दरबारी षड्यंत्रकारियों को भी दिया जाने वाला समर्थन, जिसके कारण नवाब लगातार चिंतित था। तीसरा, कंपनी ने नवाब के शत्रुओं को शरण दी थी, अर्थात जब पूर्णिया का नवाब भाग के पहुंचा तो उसने कंपनी की यहाँ पे शरण ली और कंपनी ने उसको शरण देने से मना नहीं किया। इस प्रकार कंपनी तथा नवाब के मध्य लगातार तनाव में वृद्धि हो रही थी। नवाब ने कंपनी को इस संबंध में चेतावनी जारी करी। नवाब ने एक पत्र लिखा और उसमें अपना गुस्सा व्यक्त किया कि यह कार्रवाइयां तुरंत रोकी जानी चाहिए। लेकिन
कंपनी ने इन सभी चेतावनियों को बहुत ही हल्के में लेते हुए नजरअंदाज कर दिया। नवाब इससे क्रोधित हो गया। नवाब ने इसे सीधे सीधे अपनी संप्रभुता एवं सत्ता को चुनौती माना। इसे देखते हुए नवाब ने कंपनी पे आक्रमण कर दिया। कंपनी ने इस संबंध में अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली और वहां पर रसद के आने का प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही एडमिरल वॉटसन एवं रॉबर्ट क्लाइव ने सहायता भेज दी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता एवं चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया एवं कंपनी के साथ नवाब को संधि करनी पड़ी। जैसा हम स्लाइड में भी देख रहे हैं कि नवाब को जैसे ही नवाब ने हमला किया और नवाब को उसका रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा और कंपनी नवाब के विरुद्ध बहुत अधिक शक्तिशाली साबित हुई। नवाब को न केवल पराजय का सामना करना पड़ा, उसकी प्रतिष्ठा को भी भारी क्षति पहुंची। इस प्रकार नवाब को कंपनी के साथ एक संधि करनी पड़ी जिसे अलीनगर की संधि कहा गया। अलीनगर की संधि के अंतर्गत विशेष रूप से ऐसी शर्तें की गई थी जिसमें दुर्गीकरण की छूट दी गई, दस्तक इस्तेमाल करने का अधिकार शाश्वत बना रहा एवं किसी भी प्रकार के निर्णय में जो कि कंपनी से जुड़ा हो उससे पहले नवाब को कंपनी से सलाह लेनी आवश्यक कर दी गई। तो कंपनी ने अपना शिकंजा नवाब पे मजबूत कर दिया था, लेकिन यहां पे कंपनी का रुख बदलने लगा था। कंपनी ने नवाब के साथ की गई संधि की चुपचाप अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया गया और ऐसे षड्यंत्रकारियों के साथ जो नवाब के विरुद्ध थे के साथ समझौता करके नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए गए। नवाब को अलीनगर की संधि के उल्लंघन करने के आरोप में पहले चेतावनी कंपनी के द्वारा जारी की गई और उसके बाद नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। यही युद्ध प्लासी का युद्ध कहलाया जो कि 1757 में प्रारंभ होता है। आइए अब चर्चा करते हैं प्लासी के युद्ध और उसकी परिस्थितियों के बारे में। प्लासी का युद्ध एक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य को पलट देने वाला युद्ध था। इस युद्ध में का प्रारंभ 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ, जहां बंगाली सेना का नेतृत्व नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन नवाब के विरुद्ध पहले ही षड्यंत्र किया जा चुका था। नवाब के पीठ पीछे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नवाब के षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर नवाब को अलग थलग कर दिया गया था। जब नवाब प्लासी के मैदान में पहुंचा, उसे शीघ्र ही इस बात का अनुमान हो गया कि मीर जाफर अपनी सेना के साथ उसका किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है। यह देखते ही नवाब को मैदान छोड़ के भागना पड़ा, लेकिन नवाब को पकड़ लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने नवाब को पकड़ के उसकी हत्या कर दी। इस विजय के पश्चात कंपनी के द्वारा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। मीर जाफर ने कंपनी को इसके बदले भूमि, 24 परगना की जमींदारी एवं क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए प्रदान किए। कंपनी के अधिकारियों को इससे बहुत लाभ हुआ और उन्होंने अत्यधिक प्रसन्नता एवं धन्यवाद का प्रदर्शन नवाब के लिए किया। लेकिन यह खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकी। जल्दी ही कंपनी की मांगों से मीर जाफर व्याकुल होने लगा और उसने कंपनी की मांगों को नजरअंदाज करना प्रारंभ कर दिया। इसी का परिणाम हुआ कि कंपनी ने बहुत जल्दी मीर जाफर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और उसे हटाने के लिए षड्यंत्र दोबारा करने लगी। इसी बीच में
हम देखते हैं कि मीर जाफर को हटा के कंपनी मीर कासिम को अपना नवाब के रूप में नियुक्त करना चाहती है। जब कंपनी को मीर जाफर से मिलने वाले लाभों में कमी आने लगी तो कंपनी ने मीर कासिम को नवाब के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। मीर कासिम तुलनात्मक रूप से एक समझदार और चतुर राजनीतिज्ञ भी था। जहां कंपनी एक कठपुतली को बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी, वहीं मीर कासिम ने कठपुतली के रूप में शासन करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए उसके द्वारा रिफॉर्म्स की घोषणा की गई। उसने ऐसे सुधार लागू किए जिसके माध्यम से कंपनी के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोका जा सके। उन सुधारों में प्रमुख सुधार थे कंपनी के द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार एवं निजी दस्तक के निजी उपयोग पर उसने रोक लगाई। इसके अलावा नौकरशाही से संबंधित सुधार उसके द्वारा किए गए एवं राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाया जा सके ताकि अंग्रेजी शासन का हस्तक्षेप कम किया जा सके। लेकिन उसके इन कदमों से कंपनी खुश नहीं हुई और शीघ्र ही कंपनी एवं मीर कासिम के मध्य विवाद चालू हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कंपनी ने मीर कासिम को धमकाना प्रारंभ किया और कंपनी एवं मीर कासिम के बीच होने वाले टकराव की वजह से मीर कासिम को बंगाल छोड़ के भागना पड़ा। वहां से मीर कासिम भाग के पहुंचता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के शरण में और उनसे मदद मांगता है। तीनों लोग मिलके एक गठबंधन बनाते हैं और उस गठबंधन के द्वारा अंग्रेजों का मुकाबला करने का निश्चय करते हैं और इसी निश्चय के साथ प्रारंभ होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बंगाल के नियत और नीति के निर्धारण में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है। यहीं से बंगाल पर कंपनी की राजनीतिक शक्ति सुदृढ़ होती जाती है और हम अब चर्चा करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में जो कि 1764 से प्रारंभ हुआ। आइए चर्चा करते हैं बक्सर के युद्ध के विषय में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा अपनी अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रदर्शन किया गया, लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार एवं रणनीति की वजह से उनको इस युद्ध में सफलता मिली। यह प्लासी के युद्ध के विपरीत यह युद्ध अंग्रेजों के द्वारा अपनी सैन्य श्रेष्ठता के द्वारा विजय किया गया था। इस प्रकार बक्सर के युद्ध ने बंगाल जैसे विस्तृत क्षेत्र का राजनीतिक स्वामी कंपनी को बना दिया और बंगाल पर यह विजय निर्णायक सिद्ध हुई। इस युद्ध के पश्चात कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करी। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अवध के साथ की गई संधि में इलाहाबाद एवं कारा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकार किया गया और साथ ही 50 लाख की क्षतिपूर्ति अवध के नवाब ने कंपनी को देना स्वीकार किया। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण के अधीन लाया गया और साथ ही कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार बंगाल पर अंशतः कंपनी का निर्णायक अधिकार स्थापित हो जाता है। आइए अब जानते हैं बक्सर एवं प्लासी के युद्धों के महत्व के बारे में। किस प्रकार से यह युद्ध भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही निर्णायक मोड़ सिद्ध हुए।
सबसे पहले प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, मुख्य रूप से विश्वासघात के माध्यम से जीता गया, अतः उसका सैन्य महत्व उतना अधिक नहीं है, लेकिन बंगाल पे स्थापित की जाने वाली अथॉरिटी और संसाधनों तक पहुंच की दृष्टि से यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। यही कारण है कि कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों को परास्त करने एवं अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। दूसरा, बक्सर का युद्ध बंगाल के ऐतिहासिक जुड़ाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, जहां बक्सर युद्ध के माध्यम से बंगाल पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण लागू हो गया, वहीं उनकी सैन्य श्रेष्ठता भी इस युद्ध ने सिद्ध कर दी। तीसरा, बंगाल पर कंपनी ने 1765 में ड्यूअल गवर्नमेंट प्रणाली को लागू किया। ड्यूअल गवर्नमेंट प्रणाली से कंपनी ने अथाह धन की वसूली करी। आइए डिस्कस करते हैं इस ड्यूअल गवर्नमेंट प्रणाली के बारे में। आखिर क्या थी यह ड्यूअल गवर्नमेंट प्रणाली जो कि 1765 में कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। इस प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत कंपनी ने जहां दीवानी अधिकार स्वयं के पास रखे, वहीं निजामत के लिए नवाब को उत्तरदायी बना दिया गया। निजामत से अर्थ होता है प्रशासनिक कर्तव्य, जैसे कि कानून व्यवस्था को लागू करना एवं राज्य में किसी भी प्रकार की अराजक स्थिति को उत्पन्न न होने देना। दीवानी अधिकार मुख्य रूप से राजस्व से जुड़े होते हैं, अर्थात राजस्व से का संग्रह एवं उससे उठने वाले विवादों का निपटारा करना। कंपनी ने बहुत ही चतुराई से जहां राजस्व का संग्रहण का जो अधिकार अपने पास रखा, नवाब एक तरह से शक्तिहीन हो गया। अब कोई भी कार्रवाई जिसके लिए कंपनी अप्रोक्ष रूप से उत्तरदायी थी का जवाबदेही नवाब के ऊपर आन पड़ती थी, लेकिन नवाब क्योंकि शक्तिविहीन था, वह किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसीलिए हम देखते हैं कि इस काल में बंगाल में बहुत अधिक अराजकता एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली गई। यह चर्चा हमें सन्यासी विद्रोह जो आनंद मठ पुस्तिका में शामिल किया गया है के अंतर्गत भी मिलती है कि किस प्रकार से यह दशक अत्यधिक अराजकता एवं कानून व्यवस्था की चुनौतियों से पीड़ित था। आखिर धौरी शासन प्रणाली की क्या क्या कमियां हुई? पहली, प्रशासन एवं शासन की स्थिति कमजोर होती चली गई, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। बंगाल में चौं ओर डाकुओं एवं लुटेरों का प्रभाव उत्पन्न हो गया। दूसरा, इससे जनता को अत्यधिक पीड़ा हुई, जनता अत्यधिक परेशान हो गई और गरीबी एवं भुखमरी से बंगाल ग्रसित होने लगा। तीसरा, आर्थिक समृद्धि जो कि बंगाल की पहचान हुआ करती थी, उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई और उसका परिणाम यह हुआ, बंगाल जो कि एक सितारा था भारत के मुकुट में, वो उसकी चमक फीकी पड़ती चली गई। आइए अब चर्चा करते हैं निष्कर्ष की। बंगाल पर अधिकार कंपनी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कंपनी को भारत पर शासन स्थापित करने व शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा यह बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।